डिपॉजिट, ओरिजिनल मेच्योरिटी 2 years, रेजिडुअल मेच्योरिटी 8 months। इनमें कहां पे नजर आएंगे? M0 में, M1 में, M2 में, M3 में। M0 को M4 कर देते हैं, तो कहां पे नजर आएंगे? M4 में, M1 में, M2 में, M3 में। सो बैंक FDR से टर्म डिपॉजिट्स, ओरिजिनल मेच्योरिटी 2 years, रेजिडुअल मेच्योरिटी 8 months। कहां पे नजर आएंगे ये? Where we will find them? Question number 1. वन डी, 1C, 1C, 1D के आंसर ज्यादा है। मैं वेट कर रहा हूं बाकी स्टूडेंट्स के आंसर्स भी। सो बैंक के जितने टर्म डिपॉजिट्स हैं, FDRs हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो, वो दो जगह के ऊपर नजर आएंगे। M1, M2, इनमें वो नजर नहीं आएंगे। इनमें नजर आएंगे हमारे सेविंग बैंक एंड करंट अकाउंट्स। और FDR जो नजर आएगी हमें M3 में भी और M4 के अंदर भी नजर आएगी, बिकॉज M4 कैलकुलेट करते समय हम M3 में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को ऐड करते हैं। तो अगर FDR M3 में आ गया तो ऑटोमेटिकली M4 में भी आ जाएगा, बिकॉज M4 इज डिराइव्ड फ्रॉम M3। आई होप इट इज क्लियर, सभी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने आंसर डी दिया है। डी अपने आप में गलत नहीं है, बट देन आंसर डी इज इनकम्प्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई एग्रीगेशन। सो मनी सप्लाई एग्रीगेशन के अंदर जो करेंसी विद पब्लिक है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट करेंसी विद पब्लिक? इट इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस कैश विद RBI करेंसी चेस्ट, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस कैश बैलेंस विद बैंक्स, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस कैश बैलेंस विद बैंक्स। हमने कैलकुलेट करना है करेंसी विद पब्लिक। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, आंसर C। एक आंसर आया है C, 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 D, C, 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 D, D, C, C। कुछ स्टूडेंट वगैरह क्वेश्चन नंबर लिखे आंसर लिख रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज डोंट राइट एनी आंसर विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर एंड देन राइट द आंसर, सो दैट वी कम टू नो कि वो किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। सो एक टर्म होती है हमारे पास करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन दो जगह के ऊपर रहती है, एक बैंकों के अंदर जो कैश बैलेंस है और दूसरे जो करेंसी विद पब्लिक है। अगर हम टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन में से इस पोर्शन को माइनस कर दें तो वी आर लेफ्ट विद दिस, और अगर इसको देखेंगे तो आंसर C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फ्लेशन के आमतौर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। सो नॉर्मली इन्फ्लेशन हैज नेगेटिव इंपैक्ट। इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफेक्ट इनमें से कौन से हैं? इंक्रीज इन रियल इनकम, डिक्रीज इन प्राइसेस, मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफेक्ट। सो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन 3C, 3D, 3B, 3C, C, C, D, D, C, D, C, D, D, C, D, D। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन के दो पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट दो पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं। एक है इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर लेना, इकोनॉमिक रिसेशन को खत्म करना, और दूसरा जो रियल डेट है
उसको रिड्यूस करना। तो दो इसके ये पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। तो यहां पे हमारे पास मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ये वाला आंसर आ जाएगा। और एडिशनल है रियल डेट रिडक्शन। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आपने 10 इयर्स पहले होम लोन लिया था और उसकी ईएमआई लेटर से एक एग्जांपल है 2850 थी, तब आपकी टोटल इनकम में 2850 काफी बड़ा पोर्शन होगा। लेकिन आज इन्फ्लेशन के कारण आपकी इनकम बढ़ गई है और ईएमआई आपकी उतनी ही है ऑलमोस्ट, तो आपका जो डेट, रियल डेट आपका रिड्यूस हो गया। सो ये उसका दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट है। नंबर 4, ड्यू टू हैवी डिमांड ऑफ गुड्स एज ए रिजल्ट ऑफ फेस्टिव सीजन, प्राइस ऑफ सर्टन कमोडिटीज इन जनरल हैव इंक्रीज्ड। इसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या होल सेल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 4, what it will be called? Question number 4, for C, C, A, C, C, C. सो ज्यादातर आंसर सी के हैं, लेकिन एक दो आंसर ए के भी हैं। एंड इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको हम डिमांड पुल कहते हैं। चलिए, दो तरह के इन्फ्लेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक है जो डिमांड इंक्रीज के कारण होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा है जब बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट है। तो अगर कॉस्ट के कारण, कॉस्ट मीन्स इनपुट कॉस्ट, सो जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, वेजेस बढ़ गई, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, तो वो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर देगा। तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कॉस्ट के कारण है। और जो डिमांड के कारण है, यहाँ पे डिमांड है, फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ गई, तो ये हो गया हमारा डिमांड पुल। सो ये क्या, कॉस्ट पुश, जिसको कॉस्ट पुश करती है ऊपर, और दूसरा डिमांड है, डिमांड ऊपर से खींचती है प्राइस को। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो गलत स्टेटमेंट है? मनी सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। Currency with public demand deposits and other deposits with RBI is called broad money. Time deposits are not payable on demand. None of the above. तो हमने बताना इनमें से गलत कौन सा है? Which one is wrong? तो इसमें गलत कौन सा है? Which one is wrong? क्वेश्चन नंबर 5, गलत कौन सा है? So 5C, 5D, 5B, 5C, C, B, 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 D, B, D, B, D, C, B, यानी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। चलिए भी सभी स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। हमने देखना है विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मनी सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स आरबीआई आर कॉल्ड ब्रॉड मनी। नो, इनको हम कहते हैं नैरो मनी, तो ये गलत हो गया। टाइम डिपॉजिट्स आर नॉट पेबल ऑन डिमांड, सो टाइम डिपॉजिट्स ऑन मेच्योरिटी पेबल है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। यानी हमने अगर गलत बताना तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। सो बी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, current interest rates are low. People will be reluctant to hold a large quantity of bonds because of inherent risk fear that bond prices would fall in future, causing capital losses. So this is stated by Keynes liquidity preference theory, Hicks Hansen synthesis, modern economists या classical economists। ये किसका स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 6, who gave this statement? कल हमारी क्लास रहेगी केस स्टडी बेस्ड, तो कल एक केस स्टडी की जाएगी आपके एबीएम में। सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर ए ए ए, अभी तक सारे ही आंसर ए हैं।
Yes, this is correct as well. So answer A is correct. Next question. Which of the statement is not correct? इनमें गलत statement कौन सी है? Which is not correct? Bond prices and current rate of interest are positively related according to Keynes theory. Interest is income from capital. Supply and demand analysis explains the rate of interest as a price determined by demand for money and supply of money. या इनमें से कोई भी गलत नहीं है. हमने बताना कौन सी गलत स्टेटमेंट है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. Question 7, A. Yes, 7A is the right answer. No doubt about it. अब बताना आपको ये है कि आपने नॉट तो बोल दिया इसको और सही आंसर हो गया क्योंकि बाकी स्टेटमेंट से सही है. इसमें गलत क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर व्हाट इज इनकरेक्ट? स्टेटमेंट ए आपने कहा गलत है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. इसके अंदर गलत क्या है वो आपको बताना है. व्हाई डिड यू फाइंड इट इनकरेक्ट? Why did you find this statement incorrect? Incorrect statement क्यों है? Yes, because it is inversely related. Very correct. As per cyclical fluctuations, cyclical fluctuation जिसमें इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल की बात होती है, boom is followed by another boom, depression is followed by another depression, boom is followed by depression, and depression is again followed by boom. During boom period, capacity is not fully utilized. तो आपको बताना है एज पर साइक्लिक फ्लक्चुएशंस इनमें कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की बात करें सो बिजनेस साइकिल उसका थोड़ा और डीप एस्पेक्ट आ जाता है. साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के संदर्भ में इनमें कौन सी स्टेटमेंट लगता है आपको करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, आंसर सी इज द करेक्ट. और अगर हम डी पे चले जाते हैं तो फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स की, जिसके अंदर हमारे टोटल 4 फेजेस आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कल से हम प्रमोशन एग्जाम की क्लास भी शुरू कर रहे हैं. नया बैच है ये हमारा. सो कल हम मैराथन क्लास इन थर्ड ईयर एट 10% डिस्काउंट रेट. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो? सो 10% डिस्काउंट रेट के ऊपर इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? कैलकुलेट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. सो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज. इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए. What will be present value of this cash flow? Yes, I know it will take little time and I'm waiting for that. एट सी आंसर दिया है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने. 735. इट मीन्स 735. वो तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, 9 नंबर की, सॉरी. 9 का सी, 9 का ए, 9 का सी. सो 9 का सी आंसर अभी ज्यादा स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का आंसर ए है. So calculation is not very difficult. Calculation is quite simple in this particular case. So 2 lakh divided by 1 plus 1 0.
plus 2.6 lakh divided by 1 plus 10 raised to power 2 plus 4.5 lakh divided by 1.10 raised to power 3. सो मैंने निकाला नहीं है. यस, ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर 735 है, जो आंसर 5 इज करेक्ट ऑल्सो. सो सी हियर इज करेक्ट. इसी का एसोसिएटेड क्वेश्चंस है. इस पर्टिकुलर केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है वो बता दीजिए. व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर केस? क्वेश्चन नंबर 9 में सप्ली क्वेश्चन है. Supplementary question for question number 9. What is net present value? So net present value कितना है इस केस के अंदर? So 750 is the investment amount, 735 is present value of what we are going to earn. It means there is minus 15 lakh, sorry, minus 0.15 lakh, 18,000, and he expects return of 3,000 per annum for 12 years. What is the present value of a cash flow at 15% discount rate? So 3,000 उसको मिलने वाला है 12 साल तक 15% डिस्काउंट रेट के ऊपर. हमें बताना इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है. तो दिस मीन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, हमने कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. इस फॉर्मूले को यूज करना है. कर दीजिए कैलकुलेट. तो ये हमसे मांगता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. So we got one answer A, C, Ajay, A, Manoj, C. Let us see what is the answer from other students. Yes, मैं वेट कर रहा हूं. A, देवनाथ यादव, A. Yes, quickly. Mr. Vasu, according to IIBF guidelines, आपको ग्रेस मार्क्स इसमें अवेलेबल नहीं मिलेंगे, बिकॉज ग्रेस मार्क्स आर अवेलेबल फॉर दोज केसेस वेयर you appear in all the 3 papers in single attempt. So you have to appear in accounts paper again. Question number 10, answer A. Yes, I'm watching for answer from other students. दूसरे students का आंसर क्या है? Question number 10. And yes, answer A is correct. इसमें आंसर A करेक्ट आंसर है. तो एन्युटी की वैल्यू आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ऑर्डिनरी एन्युटी की तो उसको बाद में भी कैलकुलेट कर लेना एंड चेक दैट योर आंसर शुड बी दिस मच. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में जाने से पहले पोर्शन चूजन फ्रॉम होल लॉट ऑफ आइटम्स. पैरामीटर, पॉपुलेशन, सैंपल या स्टैटिस्टिक्स. होल लॉट ऑफ आइटम्स डिस्क्राइब ए पोर्शन चूजन फ्रॉम होल लॉट ऑफ आइटम्स. क्या कहते हैं इसको? पैरामीटर कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, सिंपल कहते हैं, सैंपल कहते हैं या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? सो क्वेश्चन नंबर 11. यस, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. आंसर सी करेक्ट आंसर है, तो हम इसको कहते हैं सैंपल. अगला क्वेश्चन. सैंपल में जब हम यूज करते हैं तो वर्ड स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं या पैरामीटर?
सैंपल के लिए इनमें से किस वर्ड को यूज करते हैं, स्टेट्स को या पैरामीटर को। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। स्टैटिस्टिशियन यूज लोअर केस रोमन लेटर्स टू डिनोट सैंपल स्टैटिस्टिक्स and uppercase letters to denote population parameters. Statisticians use lowercase Roman letters to denote sample statistics and Greek or capital letters to denote population parameters. Statisticians use lowercase Greek or capital to denote sample and Roman letters to denote population. They use lowercase Roman letters to denote sample and population parameters. तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी गुड, सप्ली क्वेश्चन के लिए स्टैटिस्टिक्स इज द राइट आंसर। पैरामीटर्स हम यूज करते हैं फॉर पॉपुलेशन, सो पैरामीटर्स रिलेटेड है पॉपुलेशन से और सैंपल से रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बी, आंसर ए, आंसर सी, आंसर बी ज्यादा है एंड आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो कल हम मिलेंगे स्पेशल क्लास केस स्टडीज के साथ। तो इसमें हम किसी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, समथिंग इंपॉर्टेंट। तो केस स्टडी का बेनिफिट होता है कि इससे हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। तो वी मीट टुमारो मॉर्निंग। आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपको नजर आएगा आपसे 2 मिनट के बाद रिफ्रेश करके, जब मैं इस क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।